हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी का हिंदी पत्र लेखन। हिंदी में दो टॉपिक जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, एक थी हिंदी साहित्य, सबसे पहली क्लास ही इस पर दे दी गई थी, और दूसरा हिंदी पत्र लेखन। यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर उसके सिलेबस में हिंदी है तो पत्र लेखन जरूर आता है। किसी किसी एग्ज़ाम में तो 10 नंबर तक का पत्र लेखन आता है यूपी ट्रिपल एस सी के। और ये इतनी क्लिष्ट चीज़ें इससे पूछी जाती हैं कि नॉर्मली रहती नहीं है और स्टूडेंट गलत करके आता है। जूनियर असिस्टेंट 3284 बैच हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का मेंस, पत्र लेखन इसमें आता है। और क्वेश्चंस जो मैंने बोला ट्रिकी होते हैं। ठीक है। जब मैं हिंदी पत्र लेखन के जितने भी अच्छे सोर्सेस हैं, जितनी भी हिंदी की बुकें हैं, उनको मैं देख रहा था, तो बाकी टॉपिक्स तो नॉर्मली मिल जाते हैं। पत्र लेखन में क्या हो रहा था, मिल तो रहा था बट विरोधाभास था। बहुत सारी चीज़ें सेम बुक में कुछ और दी हैं और इसके बाद कुछ और अलग दे दिया। तो एक तो विरोधाभास था, समझ नहीं बन रही थी और सारी चीज़ें नहीं थी। फिर मैंने जो हिंदी का राजभाषा विभाग है वहाँ से जो ट्रेनिंग इनकी बुकलेट्स होती हैं वहाँ से पूरा कंटेंट निकाला है। तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, किसी भी बुक में इसका 50% भी नहीं दिया रहेगा। आज जो मैं आप लोगों को पत्र लेखन पर कराने जा रहा हूँ, 32 पेजेज की PDF है। हर एक टॉपिक पर आपके पास कंटेंट होगा। इसके बाद उसका प्रारूप जो ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल पत्र लिखे जाते हैं, वो भी दिखा दूंगा, जिससे पूरा समझ बन जाएगा। तो 1 बाय 1 करके पढ़ते जाना, बहुत अच्छे समझ लेना। किसी भी एग्जाम में फिर हिंदी में अगर पत्र लेखन आता है तो आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी जैसा मैं बता रहा हूँ, हिंदी की सारी क्लासेज नई बन रही थी जूनियर असिस्टेंट 3284 बैच के लिए। ये 19वीं नंबर की क्लास है। हिंदी को 30 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। 18 क्लासेज आ चुकी हैं। तो कुछ छोटे टॉपिक हैं जिन पर एक एक क्लास में दो दो टॉपिक भी सम्मिलित हैं। ऐसे करके 25 से 26 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। 5-6 टॉपिक्स और बचे हैं जिन पर क्लासेज आपकी आएंगी। वो क्लासेज आने की जरूरत नहीं, उन पर PDF कंटेंट दिया जाएगा। जैसे पर्यायवाची विलोम है, उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, याद ही करना है, तो PDF कंटेंट दे दिया जाएगा। लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, संस्कृत भिन्नार्थक है, अनेकार्थक हैं, यही सारी केवल टॉपिक बचे हैं जिन पर अब PDF दे दी जाएगी। जो आखिरी हिंदी की क्लास थी समझाने वाली, वो यही है, हिंदी पत्र लेखन। अब आते हैं आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दो टाइप के पत्र होते हैं, सबको पता है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में थोड़ा सा बता देंगे, बस थोड़ा ही उसमें जानना है। मेन होता है जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो शासकीय या कार्यालयीन पत्र होते हैं, वो जानने हैं। उसमें इनके हम सारे देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं ये कार्यालयीन पत्र या जो शासकीय होते हैं। तो सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, फिर अधिसूचना, संकल्प, अंतर्विभागीय टिप्पणी, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति और टिप्पणी में अंतर होता है, ये भी जानोगे, दोनों के प्रारूप भी देखोगे। विज्ञापन, फिर निविदा। अगर सरकारी पत्र में आ जाए तो इसको लिखने का प्रयोजन क्या होता है, किन किन को लिखा जाता है, किस मामले में लिखा जाता है। मैंने बोला इतनी डिटेल दे देंगे, ये कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। इसके बाद कुछ और स्पेशल बिंदु हैं, तो वो फिर मुख्य बिंदु प्रारूप में, कि कहाँ पर बीच में क्या लिखा जाएगा, दिनांक कहाँ लिखेगा, मंत्रालय कहाँ, कहाँ प्रेषक, कहाँ प्रेषती, कहाँ से संबोधन, कौन कौन से जिक्र होंगे, अधो हस्ताक्षर जो होता है या अधोलेख जिसे बोलते हैं, वो कहाँ होगा, हस्ताक्षर के पहले क्या चीज़ लिखोगे, मेन बॉडी या कलेवर में क्या होगा, हर चीज़ बता देंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद पूरी चीज़ें बताने के बाद उसका पूरा प्रारूप दे देंगे, कि जो चीज़ ऊपर लिखी है प्रारूप में देख लो, संख्या यहाँ लिखेंगे, फिर सरकार, फिर मंत्रालय, फिर विभाग, फिर कार्यालय, फिर पता आपका दाईं तरफ आ जाएगा, दिनांक नीचे आ जाएगा। ऐसे करके अभी 1 बाय 1 करके समझाएंगे। फिर अनुस्मारक के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ऐसे करके पत्र के जितने भी आपके मेन 10-11 प्रारूप होते हैं, प्रकार होते हैं, सब पर समझाया जाएगा। प्रयोजन, किसके लिए लिखते हैं, किन मामलों में लिखते हैं, भाषा कौन सी यूज होती है, उत्तम पुरुष होता क्या है, प्रथम पुरुष में लिखते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें समझा देंगे। मतलब उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, 3 पुरुष देखेंगे प्रारूप में। तो प्रारूप पहले आपको लिखित में बता देंगे, फिर प्रारूप दिखा देंगे कि ये होता है। तो ऐसे करके हम चलने वाले हैं 1 बाय 1 करके, बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, तो ध्यान रखना। इसके बाद पत्र लेखन के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पत्र लेखन ये समझ लो, कुछ मेन पॉइंट, विशेषताएं क्या होती हैं किसी पत्र की। तो पत्र की भाषा सरल, सहज और बोलचाल की होनी चाहिए। वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए पत्र में।
पत्र अधिक लंबा ना हो, कम शब्द हो और अधिक बात हो, प्रभावशाली हो, मतलब आपने अपनी बात पूरी कह दी हो, अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र के प्रकार क्या होते हैं, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। जैसा कि औपचारिक होता है उन लोगों को लिखा जाता है जो संबंधी ना हो, संबंधी ना हो, जिनसे आपका कोई रिलेशन ना हो, कार्यालय या शासकीय पत्र वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक में क्या होता है, जो आपके संबंधी हों उन्हें लिखा जाएगा। अब जिनसे आपका रिलेशन है उनको लिखा जाएगा तो इसकी भाषा अनौपचारिक हो जाती है ना, ये चीज़ होती है। सबसे पहले थोड़ा औपचारिक देख लेते हैं। उन्हें लिखा जाता है जिनसे निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। इसके प्रकार क्या होते हैं, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और प्रार्थना और आवेदन पत्र। अनौपचारिक पत्र में उन्हें लिखा जाता है जिनसे व्यक्तिगत संबंध हो, जैसे माता पिता भाई बहन को लिखते हो, है ना। जब अनौपचारिक लिखते हो तो विषय की जरूरत नहीं पड़ती है, विषय नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र की कुछ और विशेषताएं जान लेते हैं। संबंधी या मित्रों को शुरू में सबसे ऊपर दाईं ओर अपना पूरा पता लिखते हैं, नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि नाम आप लास्ट में लिख देते हो, ठीक है। पते के नीचे पत्र की तारीख लिखी जाती है। फिर संबोधन, देखो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या हो गया आपका, दाईं ओर नाम, पूरा पता, पता हो गया। फिर संबोधन यहाँ पर होता है, संबोधन जैसे करते हैं ना, किसी को लिख रहे हैं, जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो प्रिय पिताजी, ये करते हो। संबोधन के बाद अभिवादन भी तो करना पड़ेगा, तो सादर प्रणाम। तो ये समझ लो, ये होता है संबोधन। जब किसी संबंधी को नहीं लिख रहे होते तो आप क्या लिखते हो यहाँ पर, महोदय या महोदया। तो संबोधन चेंज होता रहता है, जिस व्यक्ति को लिख रहे हो उसके अनुसार संबोधन लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका क्या हो गया, अभिवादन हो गया। और लास्ट में आप जब समाप्ति करते हो तो वहाँ पर क्या करते हो, समाप्ति। समाप्ति के पहले जो लिखते हो शब्द आपका आज्ञाकारी, है ना, तो उसे बोलते हैं अधोलेख। तीन चीजें ध्यान रखना। अधोलेख क्या है, जो हस्ताक्षर के पहले होता है, जिसके बाद हस्ताक्षर समाप्त हो जाती है, वो होता है अधोलेख। संबोधन, संबोधन क्या होता है, जब आप किसी को महोदय महोदया या प्रिय लगा के बोलते हो, वो संबोधन हो गया। अभिवादन क्या होता है, सादर प्रणाम नमस्ते ये सब करके अभिवादन हो गया। इसके बाद एक शब्द आता है कलेवर। कलेवर मतलब होता है मैन बॉडी। अब इन शब्दों का जिक्र करें तो समझ जाना क्या है। अब जब आप किसी रिश्तेदार वगैरह को लिखते हो तो संबोधन में क्या लिखते हो, पूज्य पिताजी माताजी, आदरणीय भाई भाई साहब बहन जी, प्रिय परम मित्र वगैरह ये। अभिवादन में क्या लिखते हो, चरण स्पर्श करते हो, प्रणाम करते हो, सादर नमस्ते, सब प्रेम नमस्ते वगैरह करते हो, जिसको भी लिख रहे हो उसके हिसाब से कर देते हो। ये सब चीज़ें दाईं ओर होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अभिवादन के पश्चात क्या होते हैं, पत्र की मुख्य भाषा या मेन बॉडी होती है। फिर आप समाप्ति करते हो और आपका आज्ञाकारी या तुम्हारा मित्र या शुभचिंतक जिसको भी लिख रहे हो उस हिसाब से ये लिख देते हो। अनौपचारिक पत्रों में जो मेन चीज़ होती है, विषय नहीं लिखा जाता है। दो पॉइंट और हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक एग्जाम हुआ था सप्लाई इंस्पेक्टर, उसमें आया था। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है उसमें आप जो समाप्ति करते हो वो भावनिष्ठ या आपका से करते हो, क्योंकि इसमें कुछ भावात्मक चीज़ें भी आ जाती हैं, अभी आगे चल के बताएंगे। अर्ध सरकारी पत्र होते तो सरकारी हैं, दो अधिकारी लिखते हैं, लेकिन वो आपसी स्तर पर लिखते हैं, तो थोड़ी भावनात्मक चीज़ें भी उसमें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और जब सरकारी पत्र लिखते हैं तो इसमें भावनात्मक चीज़ें नहीं होती हैं, तो यहाँ पर भावदीय का जिक्र होता है, ठीक है। अब बनवाई बन करके देख लेते हैं। सबसे पहले कार्यालयीन पत्राचार। एक प्रकार से कार्यालय का जो पत्राचार होता है वो क्या होता है, औपचारिक पत्राचार, जिसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, कार्यालय मतलब सरकारी भी आ जाएंगे निजी भी आ जाएंगे, में सरकारी निर्णयों को सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। अब चूंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया है, गवर्नमेंट की चीज़ें, तो उन्होंने सरकारी की ही बात की है, ठीक। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जो सरकारी पत्र है उसकी बात हो रही है या कार्यालयीन पत्र है उसकी बात हो रही है।
प्रारूप तथा प्रयोगगत विभिन्नता के कारण पत्राचार के बहुत सारे रूप होते हैं। अब देख लेते हैं पत्राचार के कौन कौन से रूप होते हैं। जो आपके औपचारिक पत्र होते हैं उनकी बात हो रही। पहला होता है सरकारी पत्र या स्मरण पत्र या पावती या अंतरिम उत्तर। दूसरा अर्ध सरकारी पत्र। तीसरा कार्यालय ज्ञापन। चौथा कार्यालय आदेश। पांचवा आदेश। दोनों में अंतर होता है कार्यालय आदेश और आदेश में। छठा अधिसूचना। सातवां संकल्प। आठवां अंतर्विभागीय टिप्पणी। नवां परिपत्र। दसवां प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रेस टिप्पणी। 11वां विज्ञापन और 12वां निविदा। सरकारी पत्र पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रयोजन, इसका क्या प्रयोजन होता है इसके लिखने का, तो सूचनाओं के आदान प्रदान यानी सूचना लेने सूचना देने के लिए होता है। किसको आप सूचना लेने या देने के लिए पत्र लिखते हो, तो कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु इसको लिखते हैं। किन मामलों में लिखते हैं, किसी व्यक्ति से सूचना लेने या देने के लिए, विदेशी सरकारों संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचना लेने या देने के लिए, राज्य सरकारों केंद्र शासित क्षेत्रों से सूचना लेने या देने के लिए, संवैधानिक निकाय जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, दोनों एक ही चीज़ है, से सूचना लेने या देने के लिए। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो किसी कानून के तहत बना हो, और संवैधानिक निकाय मतलब जिसका संविधान में कोई अनुच्छेद हो जिसके द्वारा वो बना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से सूचना लेने या देने के लिए। छठा उपक्रमों, उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमित निकायों, स्वैच्छिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के संगठनों, संघों आदि से सूचना या लेने देने के लिए भी ये लिखा जाता है। अब एक चीज़ के लिए नहीं लिखा जाता है, वो ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है। मंत्रालय विभाग जो होते हैं वो आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कभी भी पत्र यानी कि सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं करते। वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो उसकी जगह पर कार्यालय ज्ञापन या अंतर विभागीय टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अभी एक क्वेश्चन और आया था जो आपका कोई एग्जाम हुआ था उसमें, कि जो नीति होती है आपकी, सरकार अपनी नीतियाँ होती हैं जैसे औद्योगिक नीति है, वो कैसे जारी करती है, तो अधिसूचना द्वारा, विज्ञप्ति द्वारा, तो वो रिजोल्यूशन द्वारा जारी होती है, ध्यान रखना। अभी आएगा संकल्प द्वारा। प्रारूप के मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसमें। अब इसका प्रारूप देख लेते हैं क्या होता है इसमें। भारत सरकार, सबसे पहले तो पत्र संख्या रहती है, फिर भारत सरकार नीचे लिखा हो, अगर भारत सरकार का हो, राज्य सरकार हो तो राज्य सरकार, फिर मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि का नाम होता है। क्रम से हाशिया छोड़कर पृष्ठ के मध्य में ये सब ऊपर लिखते हैं, देखो ऊपर और मध्य में पूरा ऐसे लिखते हैं अगर पेज इतना बड़ा हो तो। अभी प्रारूप दिखाऊंगा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक, इसके बाद सरकारी कार्यालयों को भेजे जाने वाले, हाँ यहाँ पे पृष्ठ के मध्य में लिखते हैं। इसके बाद तत्पश्चात दाईं ओर पता और दिनांक लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, क्रम संख्या, मंत्रालय, विभाग का ये सब नाम, लेकिन पता नहीं लिखते हैं, कार्यालय का नाम भी यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ दाईं ओर पता लिखते हैं, जस्ट इसके नीचे होता है, और इसके बाद क्या लिखते हैं, दिनांक। फिर बाईं ओर दाईं ओर का काम समाप्त हो जाता है, फिर जो चीज़ें होंगी आपकी बाईं ओर से स्टार्ट हो जाएंगी। सरकारी कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र में अधिकारी का पद नाम, निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र में पत्रों को नाम से भेजा जाता है। यहाँ पर पदनाम होता है सरकारी कार्यालयों में, और जब निजी व्यक्तियों को भेजे जाते हैं तो अधिकारी का नाम लिखा जाता है। विषय में संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख किया जाता है, ये तो नॉर्मली सब जानते हैं। फिर संबोधन में व्यक्तियों के लिए किस चीज़ का प्रयोग, संबोधन जैसे मैं बोला संबोधन, इसके बाद अभिवादन, इसके बाद लास्ट में क्या करते हैं उस चीज़ का, यानी कि लास्ट मतलब अधोलेख। इस चीज़ का बहुत महत्व है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो संबोधन में व्यक्ति के लिए महोदय या महोदया का प्रयोग होता है। संस्थाओं या संगठनों के व्यक्तियों के लिए प्रिय महोदय, महोदया का प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्देश यानी कि अधोलेख हस्ताक्षर के जस्ट पीछे सबसे लास्ट में होता है। सामान्यतः क्या लिखते हैं, या तो भवदी लिखते हैं या भवदिया, जैसा जेंडर हो उस हिसाब से।
निजी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र के मुख्य भाग के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है। अब जान लेते हैं प्रारूप से। देखो जितने भी पत्र के प्रारूप हैं इनमें मुख्यतः सबसे पेज के सबसे ऊपर बीचों बीच मंत्रालय या विभाग का नाम होता है। सबसे पहले होती है संख्या, पत्रांक संख्या। पत्रांक संख्या इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो पत्र लिखा जाता है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जो भी पत्र लिखा है वो रिकॉर्ड संख्या वहाँ पर भी दर्ज होती है उनके रिकॉर्ड में, कि जब भी कभी ये पत्र निकालना हो कि किसे लिखा गया था, किस बेस पर लिखा गया था, तो वो तुरंत निकल आता है। तो पत्रांक संख्या होती है, फिर आपका मंत्रालय का नाम या सरकार का नाम, फिर मंत्रालय, फिर विभाग, फिर कार्यालय। तो मंत्रालय सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले वो सरकार होती है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर मंत्रालय होता है, फिर उसका विभाग होता है, फिर उसका कार्यालय होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर इतना ही होता है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं जस्ट नीचे दाईं ओर, यहाँ पर पता और दिनांक। मैक्सिमम पत्रों में यही होगा, तो इसको नोट डाउन कर लो, ऐसे ही होगा। तो संख्या भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, फिर पता और दिनांक। इसके बाद आ जाते हैं हम बाईं ओर। बाईं ओर में सेवा में जिसे लिखना है उसको, इसको विषय लिख देते हैं। फिर संबोधन, संबोधन में जैसा बोला सरकारी पत्रों में क्या किया जाता है, महोदय या महोदया, प्रिय महोदय भी लिख सकते हैं। फिर उसकी मेन बॉडी आ जाती है जिस बारे में जो चीज़ लिखनी है। लास्ट में जो होता है अधोलेख, यानी कि अधोलेख में भवदीय यहाँ पे लिखेंगे। जब अर्ध सरकारी आ जाएगा तो वहाँ पर क्या कर देंगे, भावनिष्ठ लिखते हैं, भावनिष्ठ या फिर आपका, ठीक। और हस्ताक्षर, फिर नाम, पदनाम। दूसरा नमूना देख लेते हैं, वही है भारत सरकार, फिर मंत्रालय का नाम, फिर विभाग, कार्यालय, ठीक। ये सारी चीज़ें आ गई। इसका उसका पता और डेट। फिर सेवा में करके किसके द्वारा, निदेशक, राजभाषा, ये। फिर विषय, फिर संबोधन महोदय के द्वारा, और इसके बाद मेन बॉडी, फिर अधोलेख और हस्ताक्षर, फिर पदनाम। दूसरा जो पत्र का प्रारूप होता है वो होता है अनुस्मारक। अनुस्मारक रिमाइंडर कब दिया जाता है, जब हमने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ करने को बोली है, एक पत्र लिख दिया, उसका कोई जवाब नहीं आया, उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो हम रिमाइंडर भेजते हैं, ठीक है। तो जब किसी मामले में कार्रवाई हेतु मंत्रालय, विभाग, कार्यालय पत्र किसी अन्य, मतलब इनके द्वारा पत्र लिखा जाता है, किसी अन्य मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को भेजा जाता है और उस पत्र पर कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तब क्या है, संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को याद दिलाने के लिए, रिमाइंडर मतलब रिमाइंड कराना, पत्र लिखा जाता है। कई बार कई रिमाइंडर भेजने होते हैं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2। ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने वाले इस पत्र को स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के ही समान होता है, मतलब मेन चीज़ समान होगी, पत्रांक संख्या, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, फिर पता, दिनांक, फिर यहाँ से संबोधन करके और विषय, और फिर सारी चीज़ें, ठीक है। इसकी भाषा भी कार्यालयीन भाषा की विशेषताओं से युक्त, सरल और स्पष्ट होती है। जैसे अनुस्मारक का प्रारूप देख लेते हैं, संख्या भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे दाईं ओर सबसे ऊपर अनुस्मारक और उसका नंबर लिख देते हैं कि अनुस्मारक फर्स्ट है कि सेकंड है, क्योंकि रिमाइंडर बताना पड़ता है कि पहला रिमाइंडर भेजा है कि दूसरा। फिर आते हैं हम यहाँ पर संबोधन सेवा में, फिर अपना पदनाम जो भेज रहा है उसका पता, विषय, फिर संदर्भ, किस संदर्भ में, संदर्भ लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है रिमाइंडर में। अब महोदय या महोदया करके क्या करते हैं, यहाँ पर ये मेन संबोधन है, फिर मेन बॉडी, और यहाँ पर क्या होता है, अधोलेख। ये होता है अधोलेख, हस्ताक्षर और फिर पदनाम। अनुस्मारक स्मरण पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। स्मरण पत्र या अनुस्मारक में क्या होता है, पत्र की समानता तो होती पत्र जैसी, लेकिन इसमें ऊपर दाईं ओर अनुस्मारक का नंबर लिख देते हैं, अगर दूसरा है तो सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट। स्मरण पत्र या अनुस्मारक में विषय के बाद संदर्भ भी लिखा जाता है। बहुत सारे पत्र होंगे जहाँ केवल विषय ही लिखा जाता है, संदर्भ नहीं लिखा जाता है, लेकिन अनुस्मारक में विषय के बाद संदर्भ भी लिखा जाता है। ऐसे ही पॉइंट नोट कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में।
अर्ध सरकारी पत्र जान लेते हैं। तो सरकारी पत्र जान लिया आपने, अनुस्मारक जान लिया, अब जानते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र समझ लो, दो अधिकारी लिखते हैं, समान स्तर के होते हैं, बस कार्यालय दोनों के अलग अलग होते हैं। सरकारी कार्य के लिए लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि वो निजी कार्य के लिए लिखते हैं, सरकारी कार्य के लिए, लेकिन निजी स्तर पर लिखते हैं। सपोज करो कोई पॉलिसी एक विभाग से दूसरे विभाग में गई, यहाँ तो ये पास हो गई, यहाँ पर अटकी पड़ी है, तो ये उसी पॉलिसी सरकारी काम के लिए लिखेंगे, लेकिन पर्सनल स्तर पर लिखेंगे, इसलिए इसकी भावनात्मक भाषा हो जाती है। ठीक, तो थोड़ा सा सरकारी पत्र से अंतर होता है, इसे डेमी ऑफिशियल भी बोला जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर। किसी भी मामले पर विशेष ध्यान यानी कि व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्य के शीघ्र निपटान हेतु इसको लिखा जाता है। कौन लिखता है? तो राजपत्रित अधिकारी आपस में संपर्क करने के लिए या गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के लिए भी होता है। किन मामलों में? सामान्यतः समान स्तर के जो गजेटेड ऑफिसर हैं, इनके आपसी पत्र व्यवहारों में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषण के लिए लिखा जाता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो, काम सरकारी ही होगा, ये ध्यान रखना। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति, मतलब उसकी निजी सम्मति चाहिए होती है कि इस पर सहमति आप दे दो, काम होगा कि नहीं। पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्रवाई में अनावश्यक विलंब होने पर भी लिखा जाता है। स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त ना हो तो भी क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र लिख देते हैं पर्सनल लेवल पे। इसकी भाषा क्या होती है? अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसमें उत्तम पुरुष में आता है मैं, और एक वचन में मैं ही आता है या मुझे आता है। ठीक, बहुवचन होता है यहाँ पर और उत्तम पुरुष होता तो फिर हम आ जाता। तो मैं और हम उदाहरण है आपके उत्तम पुरुष के। अगर मध्यम पुरुष की बात करो तो मध्यम पुरुष में तू तुम, ठीक है, और अन्य पुरुष में आ जाता है आप वह, ठीक है, ये सब आ जाता। अब आते हैं, भाषा इसकी व्यक्तिक और मित्रवत होती है। आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी हूँगा, आभारी रहूँगा होना चाहिए, ठीक है। कृतार्थ करें आदि क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। आज्ञा या अनुरोध रहित वाक्यों में किया जा रहा है, मतलब इसमें या तो आज्ञा मांगी जाती है या अनुरोध रहित वाक्य जो होते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है या किया जा चुका है आदि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रारूप के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला है, प्रारूप आप दो तरीके से जान रहे हो। एक तो ऐसे हो, जब मैं प्रारूप दिखाऊंगा तो उसमें दिख जाएगा कैसे क्या है। वहाँ पर क्या होता है, सरकारी, जब सरकारी पत्र लिख रहे थे तो क्या करते हो, सरकारी पत्र संख्या लिखते हो। ये जब अर्ध सरकारी पत्र लिखते हो तो इसकी शुरुआत क्या करते हो, अर्ध सरकारी पत्र संख्या सबसे ऊपर लिखते हो बीचों बीच, लेकिन ये बीचों बीच नहीं आता है इसमें, अभी देखोगे ये आपका दाईं ओर आ जाएगा, मुद्रित होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र का शीर्ष जो होता है सामान्यतः मुद्रण, मतलब ये छाप के रखा जाता है नॉर्मली, बस केवल नाम वगैरह भरा जाता है और चला जाता है, मेन बॉडी भरी जाती है। तो यही बोला, मुद्रित अर्ध सरकारी पत्र शीर्ष में अर्ध सरकारी पत्र संख्या सबसे ऊपर दाईं ओर, यहाँ पे बीच में नहीं आता है, सबसे ऊपर दाईं ओर आ जाती है, ठीक। और मुद्रित अर्ध सरकारी पत्र शीर्ष में प्रतीक चिन्ह, दाईं तरफ भेजने वाले अधिकारी का नाम, प्रतीक चिन्ह के दाईं तरफ, ठीक है, प्रतीक चिन्ह यहाँ बनाया जाता है। इसके दाईं तरफ जो अधिकारी भेज रहा है उसका नाम, पदनाम, ये सब लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः आशुलिपिक या टंकण से टंकित करवाकर भेजा जाता है, मतलब टाइप करवा के भेजा जाता है। इसमें विषय और संदर्भ नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। रिमाइंडर में विषय और संदर्भ होता है, यहाँ पर नहीं होता है। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। संबोधन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी पत्र में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। तो इसमें प्रिय का यूज कर सकते हो, प्रिय श्री का, माननीय श्री, माननीय श्री, आदरणीय श्री, आदरणीय सुश्री लिखा जाता है। और आदरार्थ नाम के बाद वरिष्ठता क्रम में जी भी जोड़ा जाता है। जो हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी होता है वो शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित आदि के अनेक शुभ सूचक वाक्यांशों को जोड़ता है, जबकि सरकारी पत्रों में ये चीज़ नहीं होती।
अधोलेख के रूप में आपका क्या है, यहाँ पर भावनिष्ठ आ जाता है या भावनिष्ठा आ जाता है, जो भी जेंडर हो। शुभेच्छु, शुभाकांक्षी आदि लिखते हैं या आपका भी लिखते हैं, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, पता, ये सब बाईं तरफ लिखा जाता है। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही। अब इसका प्रारूप या कलेवर देख लेते हैं। प्रारूप क्या होता है, पूरा। कलेवर मतलब मेन बॉडी। तो देखो इसमें दाईं ओर आ गया, बाकी सब में क्या है, बीच में आ रहा था। अर्ध सरकारी पत्र में क्या है, अर्ध सरकारी पत्र संख्या सबसे ऊपर, बाकी चीज़ें ऑर्डर सेम रहेगा। पत्र संख्या, इसके बाद कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार या राज्य सरकार, फिर मंत्रालय, फिर कार्यालय। अब चूंकि पता, जब बीच में चीज़ें होती थी तो पता और दिनांक यहाँ होता था नीचे, लेकिन अब ये दाईं ओर आ गई हैं तो पता इसके जस्ट सबसे नीचे और दिनांक भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रतीक चिन्ह रहेगा, जो भी लिख रहा है उसका भारत सरकार का आ जाएगा। इसके बाद नाम किसका, जिसे जो व्यक्ति भेज रहा है उसका नाम, पदनाम, दूरभाष, ईमेल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर जिसे लिख रहे हैं, प्रिय लगा के प्रिय श्री, ये कर दिया संबोधन। इसके बाद मेन बॉडी आ गई। फिर सबसे नीचे एंड करेंगे शुभकामनाओं सहित या सद्भावनाओं सहित। फिर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में आपका भी लिख सकते हैं और भावनिष्ठ भी लिख सकते हैं। भावनिष्ठ लिख दिया, इसके बाद हस्ताक्षर और नाम वगैरह। फिर यहाँ पर प्राप्तकर्ता, पदनाम, पूरा पता। प्रारूप दूसरा देख लेते हैं। अब चूंकि जो रिमाइंडर भेजा जाता है, जैसा मैंने बताया, वो भी सरकारी या अर्ध सरकारी होते हैं। तो रिमाइंडर के रूप में जब आप अर्ध सरकारी पत्र भेजते हो तो अर्ध सरकारी पत्र संख्या, मंत्रालय, सरकार कौन सी है, फिर मंत्रालय, फिर कार्यालय, पता, दिनांक, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह और जो भेज रहा है उसकी सारी डिटेल। फिर जिसे भेजा जा रहा है उसको संबोधन करके, फिर मेन बॉडी, शुभकामनाओं सहित, भावनिष्ठ, हस्ताक्षर, नाम। फिर यहाँ पर जिसे भेजा गया उसका नाम, पद, पता, खत्म हो गया। चौथा है कार्यालय ज्ञापन। ये क्या होता है, कब प्रयोग होता है इसका, विभागों, मंत्रालयों एवं कर्मचारियों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने के लिए तथा संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके लिए होता है, मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों एवं कर्मचारियों के लिए। किन मामलों में होता है, अन्य मंत्रालयों या विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए, विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या उन्हें सूचना भेजने के लिए, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए। भाषा इसकी कैसी होती है, तो कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष में होता है, यानी कि आप वगैरह, वह वगैरह लिखा जाता है। इसकी भाषा पत्र के समान आदेशात्मक नहीं होती है, ना ही अर्ध सरकारी पत्र के समान मित्रतापूर्ण होती है। यानी ना तो आदेश होता है और ना ही ज़्यादा भावनात्मक मित्रतापूर्ण होती है। इसकी भाषा में अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रारूप के मुख्य बिंदु जान लेते हैं। कार्यालय ज्ञापन के सभी प्रारूपों में सबसे ऊपर मध्य में, फिर से मध्य में आ गए, देखो अर्ध सरकारी में हम केवल दाईं ओर गए थे, बाकी फिर से सबसे ऊपर मध्य में क्या लिखते हैं, पत्र के समान संख्या, जो पत्र संख्या है वो, उसके नीचे जो भी आपकी सरकार है वो, फिर उसके नीचे मंत्रालय और सबसे नीचे फिर विभाग, कार्यालय लिख दिया। बीच में आ गया। बीच के बाद अब हम कहाँ जाते हैं, प्रारूप के दाईं ओर, फिर से वहीं चले गए दाईं ओर, यानी कि यहाँ पर बीचों बीच हमने मंत्रालय, सरकार वगैरह, कार्यालय लिख दिया। फिर आ गए हम दाईं ओर, खाली स्थान में जगह का उल्लेख यानी पता, इसके नीचे दिनांक जिसमें कार्यालय ज्ञापन भेजने की तारीख होती है। प्रारूप के मध्य में कार्यालय ज्ञापन, अब फिर से नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है कार्यालय ज्ञापन, दिनांक के बाद मध्य में ये भी आ जाता है, सभी में समान रूप से लिखा जाता है। फिर प्रारूप के बाईं ओर अब इधर आ जाते हैं, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप नीचे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विषय, फिर कलेवर के पश्चात, कलेवर मतलब मेन बॉडी, जो भी लिखना है। इसके बाद प्रारूप के दाईं ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्टक में लिखा जाता है, तो जो भी भेज रहा है अधिकारी उसका नाम कोष्टक में। इसके ऊपर हस्ताक्षर के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना अनिवार्य होता है। उसके बाद अधिकारी का पद, नाम, भारत सरकार, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं।
विभिन्न मामलों में स्थितियों की भिन्नता के आधार पर कार्यालय ज्ञापन एक से अधिक मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को प्रेषित किया जा सकता है। अंत में बाईं ओर, अब सेवा में फिर से आ गया देखो, अंत में बाईं ओर क्या करते हैं, सेवा में लिखकर भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग आदि लिखा जाता है। क्रम संख्या लिखकर जिन्हें कार्यालय ज्ञापन भेजना होता है उनके नाम, मतलब जिसे भी भेजना होता है, और पदनाम का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। अब प्रारूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीच में संख्या, कौन सी सरकार है, कौन सा मंत्रालय। अगर मंत्रालय नहीं लिखना है तो सीधा विभाग आ जाते हैं। जैसे मैं बोला कि जो हायरार्की होती है वो क्या होती है, सबसे पहले सरकार, भारत सरकार है कि राज्य सरकार, ठीक। इसके बाद मंत्रालय होता है, इसके बाद विभाग होता है, इसके बाद कार्यालय होता है। अगर कई लोग स्किप कर देते हैं मंत्रालय, क्योंकि सब चीज़ जानी हुई होती है, तो सीधा विभाग पर भी आ जाते हैं या सीधा कार्यालय पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, पता दाईं ओर और दिनांक, ये आ गया। ये अब कॉमन चलेगा हर उसमें, अर्ध सरकारी को छोड़ के आगे अब देखना अब कॉमन चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे बाईं ओर। बाईं ओर पे क्या लिखना है, हाँ, इसमें थोड़ा बीचों बीच क्या, कार्यालय ज्ञापन करके एक बीच में हेडिंग डाल देते हैं कि ये कार्यालय ज्ञापन। फिर बाईं ओर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, विषय, विषय लिखा और फिर मेन बॉडी, मेन बॉडी कर दी। मेन बॉडी के बाद और क्या क्या चीज़ें बोलनी है वो सारी चीज़ यहाँ पे बोल दी। फिर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करके जो हस्ताक्षर हैं वो, और पदनाम। अगला है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश का प्रयोजन क्या होता है, इसमें कार्यालय का जो आंतरिक प्रशासन होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच में आंतरिक प्रशासन के लिए जारी जो आदेश जारी किया जाता है उसके लिए होता है। किन के लिए, अधिकारियों कर्मचारियों दोनों के लिए लिखा जा सकता है। भाषा क्या है, अन्य पुरुष होती है। सूचना परक भाषा का प्रयोग होता है। किन मामलों में, कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों और दो अनुभागों के बीच काम के वितरण के लिए। तो ध्यान रखना ये वाले जो मेन मुद्दे होते हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ क्या है, जो कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं या दो विभाग, विभाग के अंदर होते हैं अनुभाग, तो इनके अनुभागों के बीच काम के वितरण के लिए। इसके बाद अधिकारियों कर्मचारियों का एक कार्यालय या अनुभाग से दूसरे कार्यालय या अनुभाग में स्थानांतरण, मतलब जगह स्थानांतरित नहीं हो रही, वहीं कार्यालय से या अनुभाग स्थानांतरित हो रहा है, या तैनाती के लिए। आकस्मिक अवकाश या प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों को मंजूरी के साथ साथ नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। प्रारूप के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। कार्यालय आदेश के सभी प्रारूपों में सबसे ऊपर मध्य में, फिर से आ गए देखो, सबसे ऊपर मध्य, ये समझ देखो नहीं बनती है लोगों की, बस बात यही है, जब जीएस रिवॉल्यूशन पर कोई क्लास आ जाती है तो फिर वो क्लास ऐसी होती है कि उसका कंटेंट में सब कुछ मिले। दूसरी बात ये होती है कि ये समझ नहीं बनती है, जब मैं बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ ना तो आप लोगों की वो दिमाग में घुस जाता है, फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं आता है। तो अगर अर्ध सरकारी पत्र छोड़ दो तो बाकी में क्या है, सबसे ऊपर मध्य में पत्रांक संख्या, फिर क्या हो गया यहाँ पर मंत्रालय, फिर विभाग, फिर कार्यालय, खत्म। यहाँ पर आ जाओ तो पता और दिनांक, फिर यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। अगर बीच में कुछ है जैसे कार्यालय ज्ञापन या अधिसूचना होती है तो अधिसूचना भी इसके बाद नीचे बीच में लिखी जाती है, ठीक है, या कार्यालय आदेश हो तो कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश के सभी प्रारूपों में सबसे ऊपर मध्य में संख्या, फाइल संख्या का संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, जो भी पत्रांक संख्या जो हर कार्यालय या विभाग के अनुसार होती है। भारत सरकार लिखा जाएगा अगर भारत सरकार लिख रही है, मंत्रालय और विभाग का नाम यथारूप लिखा जाएगा। प्रारूप के दाईं ओर खाली दी हुई जगह में स्थान का उल्लेख के बाद तारीख लिखनी होती है। प्रारूप के मध्य में कार्यालय आदेश लिख देते हैं। फिर कार्यालय आदेश में संबोधन और अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, यानी नीचे जो अधोलेख भावनिष्ठ भावदी आपका होता है ना उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप महोदय वगैरह लिख रहे हो तो उसका भी प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रारूप के दाईं ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्टक के बीच में लिखा जाता है, उसके ऊपर हस्ताक्षर हेतु स्थान छोड़े जाते हैं, और फिर नीचे पदनाम, ये सब। नीचे बाईं ओर उन लोगों का उल्लेख होता है, बाईं ओर मतलब हस्ताक्षर के बाद, ये सबसे नीचे वाली बातें हो रही हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या होता है,
उन लोगों का उल्लेख रहता है जिनको यह कार्यालय आदेश दिया जाता है या जिनको यह प्रतिलिपि भेजी जाती है। प्रतिलिपि में स्पष्ट तौर पर उस अधिकारी या कर्मचारी का नाम, पदनाम या विभाग का नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। अब प्रारूप देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर पत्रांक संख्या, फिर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, विभाग हो गया और कार्यालय का नाम, फिर यहाँ पर पता और दिनांक हो गई, फिर बीचों बीच कार्यालय आदेश लिख दिया। जैसा मैंने बोला यहाँ पर संबोधन खत्म है, संबोधन नहीं लिखना है, विषय कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पर आपका जो लास्ट में अंत करते हो ना, आपका लिख के, भावधीय लिख के, भावनिष्ठ, वो भी नहीं लिखना है, केवल हस्ताक्षर होंगे और उसका नाम होगा। तो कार्यालय आदेश के जस्ट नीचे आपकी मेन बॉडी शुरू हो जाती है, क्या क्या है, किस लिए है, वो लिख दिया, फिर हस्ताक्षर, उसका नाम, फिर प्रतिलिपि जिसे भेजनी है तो लिख देते हैं प्रतिलिपि सूचनार्थ, और जिस जिसको भेजनी है उसका। यहाँ पर ये बैचेज की जानकारी है, ध्यान से सुन लेना। 3 बैच इस टाइम चल रहे हैं। एक लेखपाल का बैच चल रहा है, दूसरा बैच चल रहा है जूनियर असिस्टेंट 3284 का, और तीसरा बैच यूपीएसआई का। इन 2 बैचेज में हिंदी जैसे पूरी समाप्त हो गई है, किसमें, इसमें, और इसमें 200 नंबर का ही यहाँ पर कराया जा रहा है कोर्स, तो इसमें भी हिंदी ऑलमोस्ट समाप्त होने को आ गई। जैसा मैं बोला 4-5 टॉपिक बचे हैं, और पूरी मूल विधि जीएस भी यहाँ पर समाप्त हो गई है। टेस्ट भी हो गए, कुछ टेस्ट बाकी हैं जो अभी आगे चल के होने। हिंदी में तो हर टॉपिक पर आपके 300, 400, 500 एमसीक्यूज भी दिए हैं, यानी 30 टॉपिक में डिवाइड, हर टॉपिक पर क्लास, और क्लास के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इतना कर लेगा, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। ये चीज़ें प्लस यूपी स्पेशल पर जूनियर असिस्टेंट में वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड कराया गया है। जितने भी नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो उसमें कवर हो जा रहे हैं, जिलावार वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कराया है। ये हो गया। अब लेखपाल बैच में आपको क्या मिल जाएगा, इसकी तैयारी तो उस अल्ट्रा लेवल पे हो रही है। एनवायरनमेंट पर अभी शुरू हुई हैं क्लासेज। एनवायरनमेंट के साथ साथ हम हिंदी चालू करेंगे कुछ दिनों बाद, और कंप्यूटर के भी कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, वैल्यू एडिशन प्लस 1000 एमसीक्यू। अब वो ऐसे प्रोवाइड कराएंगे कि एक दिन फिर आप एनवायरनमेंट पढ़ो और अगले दिन ये चीज़ पढ़ो, एक कोई जिसको कवर करते चलो। इसके साथ साथ में फिर आपके टेस्ट करने के लिए, जैसे अभी तो नॉर्मली क्वेश्चन वगैरह डाल दिए जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ा उस पर 5 क्वेश्चन भी अगर अच्छे लेवल के आ गए ना, तो वो टॉपिक कवर होता है। बातें हैं, जैसे आज क्वेश्चन डाले गए थे, ये क्वेश्चन डाले हैं देखो ना, ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन डाल दिए, स्टूडेंटों ने सॉल्व किए, इसके बाद उनका सॉल्यूशन दे दिया ना, तो वो टॉपिक आपका पूरा रिवाइज हो गया। ऐसे चल रहा है। अभी 260 बच्चे इसमें टेलीग्राम पे हुए हैं, वहाँ पर 300 प्लस हो गए एप्लीकेशन पे। तो आराम से जिसे भी लेखपाल बैच की तैयारी करनी है, बिल्कुल भी लेट ना करें। यहाँ पर होना ही पर्याप्त हो जाता है आपको, कि आपकी तैयारी पूर्ण हो जाती है। एनवायरनमेंट, हिंदी और कंप्यूटर ऐसे प्लान कर देंगे कि जस्ट 1 महीने के अंदर ये 3 चीज़ें तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ साथ आपदा प्रबंधन भी, एनवायरनमेंट जैसे ही ख़त्म होगा तो आपदा प्रबंधन, ये प्लस हिंदी और कंप्यूटर, ये आपका विद इन 1 मंथ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर आगे बढ़ेंगे अन्य टॉपिक पर। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बैच कैसे ज्वाइन करना है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना है। कहीं पर भी जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे, टेलीग्राम पर करोगे, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज में जाओगे, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, बैच ज्वाइन कर लोगे। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं उसको शेयर ज़रूर करें। और हिंदी में अगर आप लोग चाहते हो, जिनका भी एग्ज़ाम है, कि एक सब्जेक्ट और है जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य पर भी एक ऐसी ही डिटेल क्लास प्रोवाइड कराई जाए, तो कमेंट में बोलो। अगर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि हाँ हिंदी साहित्य पर क्लास दे दी जाए, तो जो बहुत डिटेल क्लास बनी हुई है हिंदी साहित्य की, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आते हैं आदेश पर। आदेश क्या होता है, कार्यालय आदेश और आदेश में अंतर क्या होता है, वो यहाँ से समझ में आएगा। तो आदेश का प्रयोग किस लिए होता है, एक आदेश का प्रयोग आमतौर पर कार्यालयों में वित्तीय मंजूरियों एवं अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए किया जाता है। किसके लिए, मंत्रालय कार्यालय अपने अधीनस्थ विभागों एवं अधिकारियों कर्मचारियों दोनों को सूचना देने के लिए लिखा जाता है। किन मामलों में, नए पदों की सृजन की सूचना देना,
कुछ विशिष्ट प्रकार की वित्तीय मंजूरियों की सूचना देना। तो ये किस लिए लिखा जाता है और किन मामलों में, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, या भाषा से बनेंगे, या संबोधन से बनेंगे, या दाईं या बाईं ओर से बनेंगे। ठीक है, आपको पत्र तो लिखवाएंगे नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। केवल जो यूपीपीसीएस मेंस दे रहे हैं उनके लिए प्रारूप पूरा जानना जरूरी है, कहाँ क्या लिखते हैं। अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना देना, शक्तियों के प्रत्यायोजन की सूचना देना। भाषा क्या होती है, आदेश की भाषा आदेशात्मक ही होगी, जैसे आदेश दिया जाता है, सूचित किया जाता है, की जाए काम या किया जाए। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। आदेश के प्रकार क्या होते हैं, स्थितियों की भिन्नता के कारण आदेश दो प्रकार के होते हैं। पहला, पहली स्थिति में संबंधित कर्मियों, विभाग आदि को प्रतिलिपि भेजने के लिए निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ सबसे नीचे लिखा जाता है और प्रतिलिपि भेजी जाती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, पृष्ठांकन के रूप में पहले सेवा में लिखकर संबंधित कर्मी का नाम, पदनाम, अनुभाग का उल्लेख किया जाता है। उसके पश्चात जिन संबंधित अधिकारियों, विभागों, अनुभागों को प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी जाती है उनका उल्लेख होता है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट लिख दिया आपने प्रतिलिपि सूचनार्थ और नीचे जिस जिसको भेजनी है वो कर दिया। कुछ ऐसे होते हैं कि प्रतिलिपि सूचनार्थ के पहले लास्ट में सेवा में लिखते हैं, फिर उसका अधिकारी कर्मचारी का नाम, फिर प्रतिलिपि सूचनार्थ, फिर ऐसे एंड होता है। तो ये सारा काम कब हो रहा है, जब हस्ताक्षर हो चुके होते हैं नीचे वाले, उसके बाद का है काम। आदेश की एक प्रति निजी फाइल में भी रखी जाती है। आदेश में भी कार्यालय आदेश की भांति विषय, संबोधन एवं अधोलेख नहीं लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कार्यालय आदेश और आदेश में क्या होता है, ना विषय लिखा जाता है, ना संबोधन, ना अधोलेख, और ना ही आदेश में ये होता है। प्रारूप के मुख्य बिंदु, आदेश का प्रारूप सीधा और सरल होता है। सर्वप्रथम प्रारूप के सबसे ऊपर मध्य में फाइल संख्या, वही फिर से आ गया, मध्य में फाइल संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय, कार्यालय, विभाग। फिर दाईं ओर, जब अगर मध्य में काम हो गया तो ये पता और दिनांक तो दाईं ओर ही हो रहा है हर बार, तो नीचे दाईं ओर कार्यालय का पूरा पता और तारीख लिखी जाती है। फिर शीर्ष के रूप में मध्य में आदेश, इनके बाद यहाँ पर लिखा जाता है आदेश। सेम चीज, कार्यालय आदेश था तो वहाँ पर सेम चीज लिखी। आदेश में विषय और संदर्भ नहीं लिखा जाता है, संबोधन और अधोलेख भी नहीं लिखा जाता है। इसके पश्चात आदेश का कलेवर यानी मेन बॉडी होती है, जो चीज़ लिखनी है वो। नमूना देख लेते हैं, ये नमूना है, ये तो ऊपर लिख दिया कि किस विषय में लिख रहे हैं, ये उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, संख्या, भारत सरकार, विभाग, पता, तारीख, बीचों बीच आदेश, और जो आदेश देना था वो दे दिया, हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिलिपि सूचनार्थ या निम्न को प्रति भेजी गई वो लिख के आपने एंड कर दिया। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिलिपि सूचनार्थ के पहले यहाँ पर क्या लिखते हो, सेवा में, और कुछ अधिकारियों के नाम लिख देते हो, फिर नीचे ये वाला आता है पूरा। 7वें नंबर का अधिसूचना। अधिसूचना क्या होती है ना, ध्यान रखो, अधिसूचना सरकार के, हर सरकार के, भारत सरकार है उसका खुद का एक गजट होता है, ऐसी राज्य सरकार का, इसमें प्रकाशित की जाती है अधिसूचना। ठीक, और इसका प्रयोग किस लिए होता है पहले ये समझ लो, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, जो गजटेड ऑफिसर हैं, इनकी पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। जो संविधान के नियम हैं, आदेश हैं, इनकी सूचना भी गजट में प्रकाशित की जाती है। जो संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं उनका भी अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशन होता है। शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा भी अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। जो भी कानून होते हैं, बहुत सारे कानून बनते हैं, जैसे वन्यजीव अधिनियम, तो वन्यजीव अधिनियम में क्या है कि कोई राष्ट्रीय उद्यान है, उसे क्या करना है, घोषित करना है, तो अधिसूचना के माध्यम से घोषित करोगे। तो अधिसूचना मैक्सिमम सरकारी कार्यों में जो संवैधानिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर, राज्य स्तर पर होते हैं बड़े काम, उसमें होती है। ठीक, अधिसूचना का प्रारूप क्या होता है, अन्य मसौदों से कुछ भिन्न होता है। सबसे ऊपर भारत के राजपत्र, मतलब अब इसमें पत्रांक संख्या नहीं होगी, इसमें क्या होगा, भारत का राजपत्र, उसमें बताया गया है कि किस खंड में इसका प्रकाशन किया जाए। इसके बाद फिर होगी फाइल संख्या, फिर मंत्रालय, कार्यालय, हस्ताक्षर से ऊपर भी फाइल संख्या लिख सकते हैं। इसके पश्चात वही सारा काम, मंत्रालय, विभाग, विभाग का नाम, कार्यालय, नाम, पता, दिनांक लिखा जाता है। फिर बीच में, बीचों बीच इसमें भी अधिसूचना, नीचे जब आते हो तो यहाँ पर अधिसूचना, जैसे
आदेश वगैरह लिख रहे थे, जैसे यहाँ अधिसूचना। इसमें भी किसी प्रकार का संबोधन या अधोलेख नहीं होता है। जिन अधिसूचनाओं द्वारा सांविधिक नियमों या आदेशों की घोषणा की जाती है, उनके कलेबर में प्रारंभ में सामान्य सांविधिक आदेश संख्या या सांविधिक आदेश संख्या दिया जाता है, या फिर सामान्यतः सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा सूचना जारी की जाती है। जो अधिसूचना होती है या तो सचिव स्तर का अधिकारी हो गया या संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी। अधिसूचना में हस्ताक्षर के पहले फाइल संख्या दी जाती है। इसके बाद उसके बाद बाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ इतना ही काम होता है। फिर बाईं तरफ आ जाते हैं, सेवा में प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, यानी जब अधिसूचना पूरी लिख चुके हो कि क्या अधिसूचना है, तो इसका क्या करना हो, मुद्रण यानी प्रिंट कराना होता है। तो जो भारत सरकार को अगर लिखोगे भारत सरकार की अधिसूचना है, तो जो मुद्रणालय है उसका उल्लेख किया जाता है, उसके प्रबंधक का, सेवा में लिखकर। अंत में जिन जिन को अधिसूचना की प्रतियां भेजनी होती हैं, देनी होती हैं, वो पृष्ठांकित की जाती हैं कि इनको प्रतिलिपि सूचना। अब इसका पृष्ठांकन किस प्रकार से किया जाता है, तो संख्या लिखी जाती है, पता लिखा जाता है और प्रतिलिपि सूचना के लिए प्रेषित। अब प्रारूप दिखाते हैं अधिसूचना का। ये है भारत सरकार, सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, भारत के राजपत्र के भाग और किस खंड में ये प्रकाशन इसका होना है। फिर संख्या लिखी जाएगी। फिर भारत सरकार, अगर भारत सरकार का है, राज्य सरकार तो राज्य सरकार, अधिसूचना सरकार की ही होती है, ध्यान रखना। फिर विभाग, मंत्रालय और कार्यालय। इसके बाद पता और दिनांक। तो ये तो बाकी चीज़ों की तरह कॉमन ही चल रहा है। फिर बीचों बीच अधिसूचना लिख के संबोधन वगैरह की जगह मतलब ज़रूरत ही नहीं होती है, विषय की ज़रूरत नहीं होती है, और अधोलेख नीचे इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। फिर जो अधिसूचना जिसके लिए भेजी गई वो मेन बॉडी लिख दी, ये यहाँ तक मेन बॉडी है। इसके बाद हस्ताक्षर, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, अधोलेख की ज़रूरत नहीं है। अधोलेख क्या होता है, जो लास्ट में हस्ताक्षर के जस्ट पहले आप लिखते हो ना, भवदी, भवनिष्ठ, आपका, ये सब हस्ताक्षर किए और पदनाम। यहाँ पर आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिसूचना क्या है, आपने तो निकाली, इसका प्रकाशन कराना है। तो जो अपना अपना जो प्रिंट होता है मुद्रणालय, उसके हेड को प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, और जहाँ पर उसका पता है वो। अब अगले उस पर आ जाते हैं संकल्प पर। जैसा मैं बोला, रिजोल्यूशन पर क्वेश्चन आया था। लोग अधिसूचना और रिजोल्यूशन में अंतर नहीं कर पाते हैं। जितनी भी सरकार की नीतियाँ होती हैं वो रिजोल्यूशन के माध्यम से ही प्रकाशित होती हैं। अन्य चीज़ें जान लेते हैं। तो संकल्प का प्रयोग किस लिए होता है, सरकारी निर्णयों, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जांच समितियों का जो गठन होता है, जांच आयोगों का गठन, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां, विचारणीय विषयों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार। अधिसूचना की तरह संकल्प का प्रकाशन भी भारत के राजपत्र में किया जाता है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। अधिसूचना और संकल्प का प्रारूप एक जैसा ही होता है। संकल्प के प्रारंभ में ही यह निर्देश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र के किस भाग और किस खंड में किया जाएगा। इसके बाद संकल्प में संबोधन और अधोलेख यहाँ पर भी नहीं होते हैं। इसके कलेवर के अंत में यह आदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जाए और इसकी एक एक प्रति किन किन को दी जाए। संकल्प की मूल प्रति जो होती है वो किसे दी जाती है, जो मुद्रणालय होता है, जो प्रेस होता है। तो प्रबंधक भारत सरकार प्रेस को भेजी जाती है, जिस पर संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य प्रतियों पर संबद्ध व्यक्तियों, कार्यालयों को पृष्ठांकन किया जाता है। इस पर सामान्यतः अवर सचिव हस्ताक्षर करते हैं। संकल्प का प्रारूप तैयार करते समय यह सावधानी रखी जाती है कि इसमें कोई भूल या त्रुटि न रह जाए, कहीं काट छांट भी ना हो। यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ संशोधन भी नहीं होता है, यानी हस्ताक्षर होता है उसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता, जो संकल्प होता है। अब संकल्प का प्रारूप देख लेते हैं। सबसे ऊपर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय, ये हो गया। तो सरकार, मंत्रालय और कौन सा कार्यालय। फिर यहाँ पर पता और दिनांक। फिर संकल्प बीच में लिख के और पूरा संकल्प जो जो करना है वो लिख दिया। संकल्प में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी रिजोल्यूशन आता है अभी भी नीचे है, यहाँ तक
आपकी मेन बॉडी समाप्त होती है। जैसा मैंने बोला अधोलेख की जरूरत नहीं है, तो सीधा हस्ताक्षर। पदनाम क्या है? फिर सेवा में जो भारत सरकार का प्रेस होता है उसके प्रबंधक को उसका पता। फिर नीचे आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि किन किन को भेजी जाए, और फिर फाइनल हस्ताक्षर उन्हीं के जो ऊपर हुए थे। अगले उस पर आते हैं। अगला है परिपत्र। परिपत्र को बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? एक बार निकलता है एक पत्र जैसा, सभी को भेजा जाता है। इंटरनल सर्कुलर देखा होगा, यानी कि अगर एसपी से सर्कुलर जारी होगा तो उसके कार्यालय में सभी जितने भी काम अधिकारी हैं उनको चला जाएगा, जिसको भेज। सेम होता है लेकिन सभी के पास जाता है। तो कभी कोई ईमेल आपने भेजा और एक साथ 50 लोगों को भेज दिया, तो यही एक प्रकार का सर्कुलर जैसा काम होता है। ठीक। तो यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी हो, या उन्हें किसी प्रकार के सरकारी आदेशों या अनुदेशों की सूचना देनी हो, तो परिपत्र का प्रयोग होता है। यह प्रायः आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग उसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय तक सीमित रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को अन्य मंत्रालय क्या होता है, मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अगर किसी अन्य मंत्रालय को सेम चीज लागू करनी है तो उसे अपना खुद का आंतरिक परिपत्र जारी करना होगा। यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभाग या कार्यालय को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो, तो दूसरे विभाग या कार्यालय को अलग से परिपत्र जारी करना आवश्यक होता है। तो ये कार्यालय के लिए होता है, ऊपर से जारी किया जाता है, अपने अधीनस्थों के लिए जारी किया जाता है। प्रयोजन क्या होता है? परिपत्र का प्रयोजन सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करना होता है। इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता, क्योंकि परिपत्र से किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यता नहीं की जाती। इससे उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। तो आदेश मिल गया सभी को एक साथ कि अब से ये नियम लागू किए गए, सबको फॉलो करने। बोल दिया गया कि सबको ड्रेस पहन के आना है, तो ड्रेस पहन के आना है बस। किसी से उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। कोई बोले नहीं क्यों पहन के आया, मेरे पास इस कलर की उस कलर की, ये कुछ नहीं चलेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आदेश अनुदेश देने हों या कोई सूचना प्राप्त करनी हो, तो परिपत्र का प्रयोग ना करके आदेश का प्रयोग किया जाता है। तो समझ लो किसी एक व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति विशेष को आदेश देना है तो फिर क्या है, आदेश का प्रयोग होगा। लेकिन बहुत सारों को अगर देना है तो सर्कुलर यानी कि परिपत्र का प्रयोग होगा। विशेषता, परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। परिपत्र में संदर्भ, संबोधन, अधोलेख नहीं लिखा जाता है। जैसे ऊपर देखो कॉमन है, अब बहुत सारी चीज़ें इतनी बार रिपीट हुई, अब तो आप लोगों का माइंड में पूरा बन गया होगा। सबसे ऊपर बीचों बीच क्या है, पत्रांक की जो भी संख्या है वो मंत्रालय, विभाग का नाम, कार्यालय। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, वैसे तो डाल दिया कार्यालय का, लेकिन पता अलग से यहाँ डाला है और दिनांक डाली। फिर बीचों बीच परिपत्र लिखा। विषय यहाँ पर सामान्यतः क्या होता है, विषय तो होता है लेकिन संबोधन नहीं होता। ये ध्यान रखना, विषय और संदर्भ, संबोधन नहीं, संदर्भ और संबोधन नहीं होता है। तो विषय और संदर्भ में अंतर होता है। तो विषय लिख दिया, और फिर यहाँ पर जो संबोधन लिखना होता है, महोदय महोदया, वो भी नहीं है। यहाँ पर जो अधोलेख लिखना होता है वो भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर विषय लिख के परिपत्र प्रारंभ हो जाता है, और नीचे सीधे हस्ताक्षर और उसका पदनाम। फिर सेवा में लिख के जिसको भी और लोगों को सूचित करना है वो। अगला है हमारा प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस टिप्पणी। सरकार के किस लिए होता है इसका उद्देश्य? सरकार के कार्यकलापों और नीतियों की व्यापक जानकारी। तो सरकारी, एक तो अभी तक हम देख रहे थे सरकार का आपस में कांटेक्ट। ठीक है। सरकारी जो लोग हैं उनकी नियुक्तियां वगैरह, ये हालांकि अधिसूचना होती है, वो भी किस लिए होती है कि सरकार के क्रियाकलापों, निर्णयों, कानूनों की जानकारी किसको देना, आम जन को। लेकिन वो सरकारी पत्र में प्रकाशित होती हैं। यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति में क्या हो रहा है, सरकार के निर्णयों, कामों, नीतियों की जानकारी किसको, यहाँ पर भी आम जन को दी जानी है, लेकिन प्रेस में प्रकाशित हो। तो सरकार के कार्यकलापों और नीतियों की व्यापक जानकारी जन सामान्य को देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। विज्ञप्ति और टिप्पणी में अंतर है कि प्रेस विज्ञप्ति में जिस भी प्रेस के एडिटर को भेजा जाता है वो कोई चेंज नहीं कर सकता कुछ भी। यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, अपने हिसाब से लिख सकता है बस।
परिचय क्या होता है, इसका परिचय देख लेते हैं। सरकारी पत्राचार के विविध प्रारूप, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि का संबंध क्या है, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से। आम लोगों का अभी यहाँ संबंध नहीं बन रहा है। जबकि कई सरकारी सूचनाएं, सरकारी क्रियाकलापों और नीतियों की व्यापक जानकारी क्या है, जन सामान्य को देने के लिए क्या करते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है। और इसके लिए ही किसका यूज होता है, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस टिप्पणी का। प्रेस विज्ञप्ति जान लेते हैं किस किस के लिए यूज होती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, परीक्षा परिणाम, पदों को भरने हेतु विज्ञापन आदि का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जारी होता है। जो भी नोटिफिकेशन भी जारी होता है अभी देखते हैं ना किसी भर्ती का, वो भी क्या होती है, प्रेस विज्ञप्ति होती है। प्रेस विज्ञप्ति औपचारिक होती है, इसलिए समाचार पत्र का जो संपादक होता है इसको इसमें काट छाट, वाक्य परिवर्तन या कुछ अतिरिक्त जोड़ने या घटाने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। टिप्पणी में थोड़ा बहुत होता है। इसमें ज्यों का त्यों समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी संकेत होता है कि इसे किस दिनांक को कितने बजे के पूर्व प्रकाशित ना किया जाए। प्रेस टिप्पणी के बारे में जान लेते हैं। प्रेस टिप्पणी जन सामान्य की सूचना हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है और औपचारिक यह नहीं होती है, ठीक है, ये अनौपचारिक होती है। संपादक अपनी सुविधानुसार इसको संपादित कर सकता है, मतलब काट छाट कर सकता है, आकार को छोटा बड़ा कर सकता है, वाक्य संरचना को बदल सकता है। लेकिन संपादन करते समय एक बात का ध्यान रखना होता है कि उसका जो मेन आशय होता है ना वो ना बदल जाए, कि आपने इतनी काट छाट कर दी कि आशय ही खत्म हो गया। इसका उद्देश्य केवल सूचना को प्रकाशित कराना होता है। प्रेस टिप्पणी के प्रकाशन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, जबकि विज्ञप्ति की होती है कि इसके पहले तो विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, ठीक है। अब प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप की विशेषताएं जान लेते हैं। प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप बनाते समय सर्वप्रथम यह निर्देश दिया जाता है क्या, कि इस दिन के इस समय के इतने बजे के पूर्व यह प्रकाशित नहीं होगी, क्योंकि इससे अगर सूचना लीक हो गई या पहले प्रकाशित कर दी तो सारा काम खराब हो जाता है। विषय में पूर्व बीच में प्रेस विज्ञप्ति लिखा जाता है, ठीक है। तो जो विषय है इससे पहले क्या है, बीचों बीच प्रेस विज्ञप्ति लिखा जाता है। इसमें संबोधन और अधोलेख इसमें भी नहीं होता है। विषय के बाद इसका कलेवर यानी मेन बॉडी होती है। कलेवर के बाद जिस मंत्रालय, विभाग या कार्यालय ने इसे जारी किया उसका नाम मध्य में लिखा जाता है। कार्यालय के नाम के नीचे स्थान या दिनांक का उल्लेख होता है और इसके पश्चात बाईं ओर संख्या लिखी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति सीधे प्रधान सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली या समाचार पत्र के संपादक को भेजी जाती है। वे प्रेस विज्ञप्ति को निर्धारित तारीख या दिनांक पर प्रकाशित कराएं, ऐसा लिख दिया जाता है। अंत में जिस अधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भेजी जाती है उसके हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ये सब होता है। अब देख लेते हैं प्रारूप तो समझ में आ जाएगा। बीचों बीच क्या किया, प्रेस विज्ञप्ति। इसके बाद अभी प्रेस विज्ञप्ति नहीं लिखा, ये प्रारूप है तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ से होता है दिनांक या समय से पूर्व प्रकाशित ना की जाए, ये लिखा होता है। हालांकि जो विज्ञप्ति में आएगा वो यहाँ से शुरू होता है जो आप लोग देखते हो, लेकिन जब भेजी जाती है समाचार पत्र के पास तो यहाँ से कि इस दिनांक से पूर्व प्रकाशित ना किया जाए। फिर प्रेस विज्ञप्ति, विषय और मेन बॉडी। इसके बाद बीचों बीच जो चीज़ सबसे ऊपर हो रही थी अब ये पूरा मेन बॉडी के नीचे आता है कि किस सरकार, किस मंत्रालय, कौन सा विभाग, नई दिल्ली, दिनांक, फिर यहाँ पर संख्या। इसके बाद अधिकारी, प्रेस ब्यूरो, जिस भी प्रेस को भेजनी है उसके बारे में लिख देते हैं कि इसको ऐसे भेजा जाए। इसके बाद हस्ताक्षर और जो भी अधिकारी जिसने भेजी है, निकलवानी है जिसको, वो उसका पदनाम और दूरभाष संख्या। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। जैसा मैंने बताया कि अगर आपको क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस भी पर्सन को किसी भी बैच की तैयारी करनी है, यूपी लेखपाल की, जूनियर असिस्टेंट या यूपीएसआई बैच की, यूपीएसआई बैच सबकी फ़ीस वगैरह लिखी है और सबको ज्वाइन करने का एकमात्र तरीका यही है कि जीएस रेवोल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर बैच देखो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।